नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सादृश्यता। क्या नाम है बेटा? सादृश्यता, जिसे आप लोग एनालॉगी टेस्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसको करने से पहले इसके कंसेप्ट को समझे। मैं एक चीज आपसे हमेशा बोलता हूं कि दो टॉपिक हैं जिनका सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा है। एक है आपका क्लासिफिकेशन, दूसरा एनालॉगी एनालॉगी टेस्ट। माय मिस्टेक, सॉरी। तो एनालॉगी टेस्ट में है क्या भैया, आपकी जितनी भी नॉलेज है, आपने जितना अब तक गेन किया है, वो सब इसके अंदर आता है। चाहे आपके WH क्वेश्चन हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, चाहे आपकी जीके हो, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, सारा का सारा जो निचोड़ है वो आपको यहाँ से दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग बनी है रीजन से, और जो क्या रीजन देना है, क्या लॉजिक देना है, क्या तर्क देना है, वो आपको यहाँ पे पता होता है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन से आज की क्लास के कंसेप्ट आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। पहला जैसे मैंने लिखा, हमसे पूछा गया है कब यानी कहाँ। देखो ऐसे पूछा जाएगा, कब, रेशो का निशान आया, कहाँ, कब, कहाँ, समय, डॉट। अब ध्यान दो, सबको पता है कि अब देखो क्वेश्चन कई बार हिंदी में भी आएगा, कई बार इंग्लिश में भी आएगा, या फिर कई बार हिंदी में भी आएगा और कई बार इसको इस लैंग्वेज में भी बदल सकता है। वो क्या कहेगा, जिस प्रकार कब समय से संबंधित है, उसी प्रकार कहाँ किससे संबंधित है। जिस प्रकार कब समय से संबंधित है, उसी प्रकार कहाँ किससे संबंधित है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कहाँ किससे संबंधित होता है। सर कहाँ संबंधित होता है, स्थान से। तो इसलिए मुझे इसके ऑप्शन लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि ये जो WH क्वेश्चन के हैं ये आपको रटे हुए हैं, और मुझे सबसे सरल क्वेश्चन लगा श्री गणेश करने के लिए, इसलिए मैंने श्री गणेश इस क्वेश्चन से करा है कि कब समय से होता है तो कहाँ किससे होगा, स्थान से होने वाला है। आगे सुनते हैं जो बच्चों के कंसेप्ट को बात करेगा। देखो, भाग संपूर्ण, फिर आपका पोर्शन का नाम आ गया, साइन आ गया, 4। अब आपके सामने मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। देखो, अब चलो ऑप्शन लिखने की बात भी नहीं है, चलो फिर भी लिख ही देता हूं मैं आपको। त्रिभुज B, वर्ग C, आयत D, वृत्त। तो भैया मैंने सुनो, भाग संपूर्ण का कुछ भाग का मतलब हिस्सा, संपूर्ण मतलब कंप्लीट का कुछ हिस्सा भाग होता है। चाप किसका हिस्सा होता है, चाप हिस्सा होता है बेटा वृत्त का। चाप किसका हिस्सा होता है, वृत्त का होता है। क्यों चाप होता है, इस चाप को जानते हो क्या होता है, जब प्रकार की सहायता से जब आप किसी को काटते हो ना, हल्का सा जो आप घुमाते हो, वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, चाप कहलाता है। प्रकार को आपने फंसाया कोई केंद्र मानकर पूरा जो आपने बनाया तो वृत्त होता है, और हल्का सा काटा तो क्या होता है, चाप होता है। तो जिस प्रकार कब संबंधित है समय से, कहाँ उसी प्रकार स्थान से संबंधित है, भाग जिस प्रकार संबंधित है संपूर्ण से, चाप उसी प्रकार वृत्त से संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा क्वेश्चंस में, जिसको हम अभी करने वाले हैं। बोर्ड पे आज करीब 20 क्वेश्चन, अगली क्लास में 20। अच्छी कोशिश करता हूं कि मैं जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो पाए अलग अलग टाइप के, वो आपके सामने लेके आऊं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे एग्जाम में आए हुए, मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? अंधा, तो भैया अंधा होता है आंखों से, अंधा आंखें, बहरा किससे होगा, दोबारा सुने, अंधा होता है आंखों से, अंधा किससे होता है बेटा, आंखों से। तो बहरा किससे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब अंधा आंखों से तो बहरा किससे होगा। सर बहरा तो होगा हमारे पास, ऑप्शन क्या होगा सर, बहरा किससे होगा, कानों से। और कान ऑप्शन में नहीं देगा, हमें देगा ऑप्शन में श्रवणेंद्रिय। क्या देगा बेटा, श्रवणेंद्रिय, ठीक है, सुनने वाली इंद्री। आगे सुनिए,
लुगदी से कागज बनता है, सबको पता है। लुगदी जानते हो, कागज को गला के, मतलब जो भी कच्चा माल होता है उसको गला के लुगदी बनाई जाती है और लुगदी से कागज बनता है। और सन, सन का मतलब होता है रेशे। रेशों से क्या बनेगा? दो ऑप्शन तो ये रस्सी, तांगा, टाकरिया, टाकरिया मतलब आपकी ढकोरी टाइप की, और सूत। तो भैया सन से बनता है आपका, सन से बनता है आपका धागा। सन से क्या बनता है? धागा। धागा ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? रस्सी। ध्यान दीजिए, लुगदी से कागज बना, लुगदी से मिलकर क्या बना? कागज बना। लुगदी से मिलकर क्या बना? कागज बना। और तो सन, सन है ना, छोटे छोटे रेशे आते हैं ना, रेशे बोल सकते हो। सन का मतलब छोटे छोटे रेशे, स्ट्रैंड बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे रस्सी होती है, रस्सी का आपने हिस्सा देखा होगा, रस्सी मोटी होती है, उसमें जो हिस्से निकले रहते हैं छोटे छोटे पतले 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 बालों के टाइप के, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम सन बोलते हैं। तो उन सनों से मिलकर क्या बनती है? रस्सी बनती है। आगे लिखा हमने पुस्तक, पुस्तक समालोचक, पुस्तक समालोचक। फिर आपका ये निशान है भवन, पुस्तक समालोचक भवन। तो भैया सुनिए, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं आपको? मूल्य निर्धारक, भार मापक, ठेकेदार, अभियंता, इंजीनियर। अब मेरी बात सुनिए, चार ऑप्शन है, उन सब में बात करते हैं। पुस्तक, बेटा कोई ने कोई किताब बनाई है, किसी ने कोई स्टोरी लिखी है, वेरी सिंपल सी बात है, किसी ने कोई मूवी बनाई है। अब जब मूवी बनाई तो मूवी क्या होती है? एक अलग से कैटेगरी होती है जिन्हें बोलते हैं क्रिटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिक्स बोलते हैं। तो क्रिटिक्स क्या होते हैं? मूवी देखने जाते हैं, मूवी देख के उसकी समालोचना, मतलब उसके क्रिटिसिज्म करते हैं, बताते हैं कि मूवी अच्छी है, देते ना। रॉटेन टमाटो पे इस मूवी को मिले 10 मतलब 8.5 स्टार, गूगल मूवी पे मिले इसको इतने स्टार, कमल नाटा ने इतने दिए, दैनिक भास्कर वालों ने इतने दिए। तो वो क्या है, उनके पास जो पैनल है उनने क्या देते हैं? मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद उसको देखते हैं मूवी देखने लायक है या नहीं है, अच्छी है बुरी है। जैसे आप लोगों से पूछो, मैंने आप लोगों से पूछो यार ये बताओ इस वाले मूवी को 10 में से कितने नंबर दोगे? आप बोलोगे सर 10 में से 10, कितनी बढ़िया मूवी है। 10 में से 2 सर बहुत बेकार मूवी है। 10 में से 3, ठीक है। तो किसी पुस्तक की समालोचना, कोई पुस्तक आई, कोई मूवी है, उसकी समालोचना उसको कौन बताता है, अच्छा है या बुरा है? तो उसकी क्रिटिक्स बताते हैं, समालोचक बताते हैं। संबंध को समझो, कोई पुस्तक आई, कोई फिल्म आई, कोई भी चीज आई, उसको अच्छा कौन बताता है, बुरा कौन बताता है, उसके क्रिटिसिज्म कौन करता है? समालोचक करते हैं। इसी प्रकार कोई भवन बनाया, भवन बनाया या रोड बनाया। अब रोड बनाते कभी आपने देखा है पीडब्ल्यूडी का रोड बनता है तो उन्हें चेक कौन करता है? जयन अय्यन आके चेक करते हैं। तो किसी भी भवन की क्वालिटी, किसी भी भवन की क्वालिटी आके कौन चेक करता है? अभियंता चेक करता है, जिसे हम बोलते हैं इंजीनियर। जब वो चेक कर देता है, वो पास कर देता है, तभी जाके बिल पास होता है बेटा। कहते हैं ना अपन को जयन अय्यन को पैसे गिलाने पड़ते हैं, ठेकेदार पैसे गिलाते हैं। क्यों गिलाते हैं? क्योंकि जैसे ये भवन होता है ना निर्माण, अच्छा भवन होगा तो ये अभियंता पास करेगा, नहीं तो वो पास नहीं करेगा। बीच में कुछ केसेस जैसे आते हैं, उन्हें पता है कि भवन की क्वालिटी खराब होते हुए भी इंजीनियर पास कर देता है, तो बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली होती हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये क्लियर है, आपके 5 क्वेश्चन समझ में आए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या कह रहा है सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बात करी क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या कह रहा है भैया सुनो। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आवाज को लाउड करता है, आवाज को लाउड करता है, आवाज को लाउड करता है मतलब तेज करता है, लाउड को मतलब आवाज को तेज करता है। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, दोबारा सुने, जिस प्रकार माइक्रोफोन, क्वेश्चन है, जिस प्रकार माइक्रोफोन आवाज को लाउड या तेज करता है, उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? तो सूक्ष्मदर्शी जानते हो, सूक्ष्मदर्शी को छोटा सा जिसमें से हम देखते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है, किसी चीज को लंबा करता है, किसी चीज की अन्वेषण करता है, किसी चीज की जांच करता है, आवर्धन करता है। क्लियर है? तो उस चीज की क्या करता है बेटा? उस चीज को आवर्धन करता है। क्या करता है? उस चीज का आवर्धन करता है। क्या करता है बेटा? उस चीज का आवर्धन करता है। क्या करता है? उस चीज का आवर्धन करता है।
आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है, गाजर अगर जड़ है, गाजर सबको पता है, गाजर क्या है बेटा, जड़ है, तो सेब क्या है, गाजर एक जड़ है तो सेब क्या है, सेब को बोलते हैं हम झूठा फल टाइप का बोलते हैं, फेक फ्रूट होता है। तो क्या है, गाजर जड़ है तो सेब क्या है, लेकिन है तो सही ना, सेब किसके अंदर आता है बेटा, फल के अंदर आता है। पता है ना आपको, पालक क्या होती है, पत्ती होती है, आलू मूली सॉरी आलू क्या है, कंद है, तना होता है ना, आपको पता है। तो माइक्रोफोन आवाज को तेज करता है, सूक्ष्मदर्शी आवर्तित करता, बढ़ाता है उसको देखने की क्षमता को। गाजर अगर जड़ है तो सेब क्या है आपका, एक फल है। उसी प्रकार बहुत सारी चीजें बेटा। एक क्वेश्चन है, कबूतर शांति का प्रतीक है, जिस प्रकार कबूतर शांति से संबंधित है उसी प्रकार, और आपको ऑप्शन दे दिए ताज सिर, ऑप्शन क्या दे दिए, ताज सिर, ऑप्शन बी सफेद झंडा, सफेद झंडा समर्पण, सफेद झंडा समर्पण, ऑलिव लीव्स, ऑलिव भी लिख रहा हूं, ऑलिव लीव्स, ऑलिव लीव्स, ऑलिव लीव्स आर डी युद्ध स्वतंत्रता, युद्ध स्वतंत्रता। सुनिए भैया, इसको ध्यान से सुनिए। कबूतर शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार क्या है बेटा, ताज, ताज सिर का प्रतीक थोड़ी होता है, ताज प्रतीक होता है किसी शासन का। किसका प्रतीक होता है, शासन का। ताज क्या मतलब, जो ताज होता है उसका मतलब क्या, सिर थोड़ी है, उस ताज का मतलब है आप कहीं के राजा हो, कहीं का प्रतीक है कि कहीं के आप राजा हो। ताज किसका प्रतीक है, शासक का। सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है सर, ये तो सही है, बाकी गलत में। ऑलिव लीव्स, ऑलिव लीव्स जानते हो, जैतून की पत्ती, आपने ओलंपिक के बारे में पढ़ा होगा, ओलंपिक जीतते हैं तो ऊपर वो, आप लोगों की माइथोलॉजी थोड़ी कमजोर है, जैसे हमारा देवताओं का राजा इंद्र होता है ना बेटा, उसी प्रकार की माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी में देवताओं का राजा माना ज्यूस, ठीक है। तो ज्यूस की फेवरेट पत्ती है लीव, ऑलिव लीव। तो जब भी जीतते हैं ना तो हरक्यूलिस वगैरह देखा हो तो उनकी वो पत्ती सी बनी होती है, संजीव पासबुक में पहले बनी आती थी, संजीव डेस्कवर्थ में, तो वह ऑलिव लीव किसका प्रतीक होता है, जीत का, ठीक है। और युद्ध स्वतंत्रता का प्रतीक तो कभी नहीं होता है, युद्ध किसका प्रतीक होता है, विनाश का प्रतीक होता है बेटा, ध्यान देना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन कर लिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 8 के बाद हम आ रहे हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 सेकंड, स्टॉप। ओके, तो आगे हम पढ़ रहे हैं सर, जैसा वो हमने पढ़ा वैसे ही बेटा। शिल्पी, शिल्पी जानते हो, कोई भी आर्टिस्ट होता है, शिल्पी किसका प्रयोग करता है, छेनी का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, छेनी का प्रयोग करता है। उसी प्रकार पूछा है लेखक किसका प्रयोग करता होगा, तो बेटा ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया, मेरे को ऑप्शन देने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस प्रकार शिल्पी आर्टिस्ट छेनी का प्रयोग करता है, ठीक है, लेखक किसका प्रयोग करता होगा, सर ये तो हमें पता है, आप मत बताइए। पेन पेंसिल, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या लिखा है आपको, कलम या फिर लेख, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में वो आपने लिख दिया, हालांकि ऑप्शन में लेख नहीं है तो लेख नहीं लिख दिया है। अगला सुनिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कविता, पद्य, कहानी। अब ये तो आपको पता है, हिंदी बुक पढ़ी है आपने, कविता को कौन से भाग में इंडिकेट करते हैं, किस भाग से शो करते हैं, सर कविता को दिखाते हैं पद्य भाग से, तो कहानी को किस भाग से दिखाएंगे, सबको पता है कौन सा भाग होता है, गद्य भाग से आप उसको प्रतीक होगा उसका। देखो कविता कौन से भाग में आती है, पद्य भाग में, तो कहानी कौन से भाग में आएगी, गद्य भाग में आने वाली है। आगे पढ़ते हैं, सुनिए, ऑप्शन है बेटा, ये अच्छा ऑप्शन है, क्वेश्चन भी अच्छा है। क्रिसमस डैश, फिर डैश, फिर डैश, फिर है आपकी बिरयानी। क्रिसमस में बिरयानी तो खाने वाली चीज होती नहीं है। क्रिसमस डैश, फिर आपका ये क्रिसमस जिस प्रकार उससे संबंधित है उसी प्रकार बिरयानी, बिरयानी किससे संबंधित होगी। तो ऑप्शन लेके चल रहे हैं आपके पास, ऑप्शन है ईसाई और मुस्लिम,
ईसाई ऑब्लिक या क्वेश्चन मार्क जो भी आपका कॉमा मुस्लिम। ऑप्शन बी है आपके पास काजू और चावल, काजू चावल। ऑप्शन सी देखिए जीसस, रमजान। और डी केक, ईद। अब बताइए, अब आपके दिमाग में आ गया था क्रिसमस वाले में या तो ईसाई मुस्लिम है या फिर केक ईद है। अब सुनिए मेरी बात, देखो क्रिसमस त्योहार है, क्रिसमस पे क्या खाया जाता है? केक खाया जाता है। क्रिसमस पे क्या खाया जाता है? केक खाया जाता है। और ईद पे क्या खाई जाती है? बिरयानी खाई जाती है। तो अगर हम बात करें चारों में सबसे ज्यादा सही कौन सा है, तो वह है 11वें का डी, केक और ईद। बात को एक चीज ध्यान रखना, इसमें एमसीक्यू जब भी क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें से आपको ये देखना है ज्यादा सही कौन सा है। हो सकते हैं आपको तीनों चारों सही लग रहे हैं, लेकिन उनमें से भी ज्यादा सही कौन है, ज्यादा करेक्ट कौन है, उसके आसपास सबसे ज्यादा कौन है। हो सकता है कि आपके चारों ही आंसर ना हो आपने जो पढ़ा है, लेकिन उसके आसपास जो होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक नॉर्मली बात करता हूं, सबसे छोटी संख्या कौन सी। और ऑप्शन में मैंने लिखा ही नहीं, 0 नहीं लिखा ना 1 लिखा, ठीक है। लेकिन जो मैंने ऑप्शन में दिया उन चारों में से तो आपको पता ना सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, बिना ऑप्शन के आप नहीं करने वाले। आगे लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 10, आगे सुनिए। बस स्टैंड, बस स्टैंड हवाई जहाज। क्या होता है भाई? हवाई जहाज जहां रुकता है। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि जिस प्रकार बस स्टैंड से संबंधित है, उसी प्रकार हवाई जहाज किससे संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या तो देखो भैया आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, बिल्कुल हवाई अड्डा ऑप्शन में आएगा, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो आपका ट्रेंड है इंग्लिश वर्डों का ज्यादा है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, तो दोनों ऑप्शन आप याद रखिए। सर एक तो एयरपोर्ट तो एवरग्रीन है कि ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, क्या है? एयरपोर्ट। लेकिन दूसरा है वो कभी कभी यूज में देते हैं, वो है हैंगर। एक्चुअली में हैंगर होता किसके लिए? जलयानों के लिए होता है। आप जानते हो बंदरगाह, ठीक है, जहां बंदर और गाय एक साथ पाई जाती है, वो बंदरगाह नहीं होता। जहां आपके कहते हैं जहां पे पानी के जहाज रुकता है उसे बोलते हैं हैंगर, ठीक है। जलयानों में हैंगर होता है, लेकिन कई बार हवाई जहाज के साथ भी हैंगर का प्रयोग कर दिया जाता है। तो मैंने एक चीज आपको क्या बोली है कि जिनमें से जो ज्यादा सही ऑप्शन में है वो ही आपको लिखना पड़ेगा। आगे लिखा हमने, सुनिए। कीट मक्खी स्तनपायी डैश। भैया अब आपके सामने ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन क्या दे दिए? मछली, चमगादड़, सी मुर्गी, डी डॉल्फिन। अब बताइए आप कौन सा है? मछली, चमगादड़, मुर्गी, डॉल्फिन। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको है ना कंफ्यूजन क्या होगा, या तो चमगादड़ होगा या डॉल्फिन होगा। तो डॉल्फिन तो एक मछली तो है, तो डॉल्फिन तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा? स्तनपायी कौन सी है? चमगादड़ आपका आंसर होने वाला है। हमेशा मैं बात कह रहा हूं कि निम्न में से भिन्न को छांटिए होता है क्लासिफिकेशन, और ये जो एनालॉजी होता है किस प्रकार संबंधित है। तो आपको इन चारों में से बताना है किस प्रकार संबंधित है। आप ये नहीं कह सकते सर हमने तो मानना पड़ा है, माना क्यों नहीं है ऑप्शन में? नहीं है तो नहीं है, आपको इन चारों में से ही सही आंसर देना पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़े, हमने कहा सर भारत बाघ, ठीक है। आगे लिखा ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ क्या होगा?
अब ये चीज बिल्कुल है ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जिन बच्चे आपसे कहते हैं अरे सर ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आप 100 में से 80 क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन 20 की गारंटी तो मैं कहता हूँ कि वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अलग अलग नॉलेज होती है। इसमें आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें आपके पॉलिटिकल भी आएगी, इसमें आपकी हिस्ट्री भी आएगी, इसमें मैथमेटिक्स भी आने वाली है, इसमें इंग्लिश भी आने वाली है। तो अभी तो हम नॉर्मली क्वेश्चन करें ना, तो मैंने इसमें मैथ लाया ना, मैं इंग्लिश लेके आया हूँ ना ज्योग्राफी लेके आया हूँ। हालांकि ज्योग्राफी एक छोटा सा क्वेश्चन है, चाहे ज्योग्राफी में मान लो चाहे पॉलिटिकल में मान लो, कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? जिनको पता होगा उनका एक बार में आंसर है, जिनको नहीं पता होगा तो बेटा कोई आंसर नहीं है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एनालॉजी जो टेस्ट है उससे पहले, पढ़ने से पहले आपको जो चीजें हैं वो पढ़ने की जरूरी है। तो उनमें से देखो कुछ चीजें सीखिए। एक तो है आपका अध्ययन। क्या सर अध्ययन में मतलब क्या? जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि दिल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमेटलिस्ट बोलते हैं ना, जो उसका अध्ययन करता है ना, न्यूमेटलिस्ट। ठीक है, अलग अलग चीजें, कार्डियोलॉजी हो गया आपका, और भी बहुत सारी लॉजी लगा के कहते हैं ना, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। उतना जितना पढ़ते हुए जाएंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू है। कौन सा बेटा? कंगारू है। एक अलग क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भारत और संग में दे रखा है मोर। क्या दे रखा है? भारत के संग में मोर। तो न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भैया आपको आंसर देना है कि सर कौन होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? कीवी। क्या आएगा? कीवी। एक अलग क्वेश्चन दे दें कि भैया भारत महात्मा गांधी, तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। में क्या कह रहा हूं कि इसमें एनालॉजी टेस्ट में मैं टाइप निर्धारित नहीं कर सकता कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन जब भी आएंगे, क्वेश्चन क्या रिलेट करते हुए आएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये कोई मैटर नहीं करता। आपने जितना पढ़ा हुआ उसी हिसाब से आपको आंसर देने हैं। क्लियर है ना बेटा? ये चीज ध्यान रखना। अलग सुनिए अगला क्वेश्चन। कैलेंडर, कैलेंडर तिथि, कैलेंडर तिथि और डैश लगा दिया। आपके पास ऑप्शन है समय, मिनट, ऑप्शन बी परिवहन, बस, ऑप्शन सी कोश, शब्द, ऑप्शन डी शहर, गांव। अब बताइए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कैलेंडर तिथि, समय, मिनट, परिवहन, बस, कोश, शब्द, शहर, गांव। तो जिस प्रकार कैलेंडर में तिथि होती है, कैलेंडर किससे बना होता है बेटा? तिथियों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार कुछ बच्चे बोलेंगे तो मिनटों से मिलकर समय बना होता है। गलत बेटा, मिनटों से मिलकर आपका समय नहीं बनता, मिनटों से मिलकर आपके बनते हैं घंटे। ठीक है, मिनटों से मिलकर क्या बनते हैं? आपके घंटे बनते हैं, समय नहीं बनता। समय का अपने आप बहुत बड़ी यूनिट है। समय की अलग अलग इकाइयां आपकी, जो समय की इकाइयां आई है मिनट। जबकि कैलेंडर, कैलेंडर तिथि से मिलकर बना हुआ है। कैलेंडर भी समय की तो इकाई है। समय क्या है? आप मिनटों में नापो, चाहे तिथि में नापो, चाहे दिनों में नापो, वही तो समय। तो हम क्या कहते हैं? तिथि से जिस प्रकार मिलकर कैलेंडर बना होता है, उसी प्रकार शब्दों से मिलकर क्या बनता है? कोश बनता है। कोश का मतलब डिक्शनरी आपकी। ठीक है, इंग्लिश के जो आपके शब्द, इंग्लिश की स्पेलिंग छोड़ के क्या बन गई? आपकी इंग्लिश डिक्शनरी बन गई। हिंदी के जोड़ के क्या हो गया? हिंदी शब्दकोश बन गया। उसी प्रकार अलग अलग लैंग्वेजों का शब्दकोश बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा सर? जिस प्रकार तिथि से कैलेंडर संबंधित है, उसी प्रकार शब्दों से क्या संबंधित है? कोश संबंधित है। आगे सुनिए क्या कह रहा है। कुछ एक क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं अलग से हैं, उनका थोड़ा ध्यान देना, गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से रखो। रक्ताल्पता बड़ा फेमस वर्ड है, समझ में नहीं आया तो इसकी इंग्लिश लिखो बेटा, एनीमिया। एनीमिया किस चीज से संबंधित है बताओ? एनीमिया ऑब्वियस सी बात है रक्त की कमी से।
ठीक है, और लगा के दे रखा है आपको अराजकता। अराजकता, अराजकता को बोलते हैं अनार्की, ठीक है, ए अनार वाली, ए अनार की। देखो अनार्की होता है रक्तचाप होता है, एनीमिया किस प्रकार संबंधित है रक्त से, तो अराजकता किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए भैया, कानूनहीनता, कानूनहीनता। ऑप्शन बी दिया सरकार, ऑप्शन सी दिया आपका शासक, ऑप्शन डी है आपकी अव्यवस्था, अव्यवस्था। अब आपको इन सबसे पहले इस अराजकता का मतलब समझना पड़ेगा, अराजकता होती क्या है। अराजकता का मतलब अराजकता, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई शासन नहीं होता वो कहलाती है अराजकता। जिस जहां पे किसी प्रकार का कोई शासन नहीं होता वो क्या कहलाती है? अराजकता हो जाती है। अराजकता को आप अव्यवस्था से संतुलित नहीं कर सकते। अराजकता एक प्रकार की अव्यवस्था ही है, पर अव्यवस्था तो अलग प्रकार की चीज होती है। जैसे आप शादी में गए, शादी में लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो वह अव्यवस्था है, अराजकता नहीं है। अराजकता क्या होती है कि आप किसी शादी में, एक सिंपल सी बात समझो, आप एक शादी में गए और शादी में जाने के बाद वहां किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अराजकता। कि वहां पे किसी को जब किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ना लीगल है, कानून का डर, ना नैतिक डर, तो वो चीज बनती है अराजकता। तो आप देखिए अव्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था एक प्रकार की अराजकता है, पर अराजकता किस चीज से बनती है? कानूनहीनता से। जब कानून नहीं होता, जब देश में किसी प्रकार का कानून नहीं होता, तो कानूनहीनता से क्या पनप के आती है? अराजकता पनप के आती है। क्लियर है? आगे के क्वेश्चनों के लिए मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, उन क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है। और तब तक के लिए बेटा स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।